बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो अभी हमने दो दो चार लाइन आपके सामने बताया, उसका सिर्फ यही मतलब होता है कि अगर आप सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ़ों को हराना पड़ेगा। बिना संघर्ष किए आप सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अब संघर्ष किसे करना है? तो संघर्ष हम दोनों मिलकर करेंगे और आपको सफलता के शिखर तक हम आपको पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, तब तक जुड़े रहना है जब तक आपको सफलता न मिल जाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उन सभी को भी इससे लाभ हो सके। ठीक है, अभी आपको इस चैनल पे ध्यान देना है, सपोर्ट करना है ताकि हम लोग जल्द ही लाइव मिल सके और एक दूसरे से बातें कर सके और आपके सारे समस्या का समाधान भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो ये हमारा जो फिजिक्स है, क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 है ना, एनसीईआरटी का, जो है क्या, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है ना। इसको हम लोग स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमारा जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो अब हमें ये पता करना है कि हम लोग को विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में किस चीज के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो यहाँ से तो हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो हम लोग पढ़ेंगे स्थिर आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्थिर आवेश के बारे में या आवेशों के समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज है, आवेश है, वो किस में होगा? तो वो होगा हमें रेस्ट में। अगर हमें चार्ज हमारा विराम अवस्था में है तब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वो स्टडी हम कहाँ करते हैं? तो वो स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो स्थिर वैद्युतिकी है ना, उसका आपको यूज भी आता है। तो कुछ अनुप्रयोग है हमारा यहाँ पे, और वो अनुप्रयोग क्या है ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे छाया प्रति मशीन। छाया प्रति मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्टैट मशीन है ना। जो फोटोस्टैट मशीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं छाया प्रति मशीन है ना। जो आप जिरोक्स कराते हो, फोटोकॉपी कराने जाते हो है ना, तो फोटोस्टैट जो है वो किस बेसिस पे काम करता है? तो वहां पर भी यूज होता है किसका? बोलो, स्थिर वैद्युतिकी का। ठीक है, और कहां कहां करते हैं? तो कंप्यूटर प्रिंटर में भी हम लोग यूज करते हैं किसका? बोलो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। और क्या है? बोलो, भूकंप लेखी में भी हम लोग यूज करते हैं किसको? बोलो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो ये सारे अनुप्रयोग है किसका? बोलो, तो ये सारे अनुप्रयोग है हमारा स्थिर वैद्युतिकी का। ठीक है, तो चलो आगे देखेंगे कि आगे हमें और क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है विद्युत आवेश है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर आपसे पूछे कि विद्युत आवेश तो क्या बोलेंगे? ये हमारा है पढ़ना है इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा एक हम कहानी सुनाते हैं इसके बारे में। बोला है लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक निवासी
600 ईसा पूर्व ग्रीक का एक निवासी था जिसका नाम था थेल्स। ये थेल्स था, ये क्या किया है, एक पदार्थ लिया है। वो कौन सा पदार्थ है, एम्बर, है ना। तो 600 ईसा पूर्व ग्रीक का एक निवासी है जिसका नाम है थेल्स, है ना। उसने क्या किया, एक एम्बर नामक पदार्थ लिया और उस एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से जाके वो रगड़ा। उस एम्बर नामक पदार्थ को जाके वो ऊन से रगड़ा और ऊन से रगड़ने के बाद उस एम्बर पदार्थ को वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर गया। तो उसने क्या देखा कि जो हमारा एम्बर नामक पदार्थ है वो कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, है ना, या मिट्टी के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, है ना। तो ये उसे घटना देखने के लिए मिला गया। ये जो घटना है वो कब देखने के लिए मिला, ये घटना जो है वो हमें 600 ईसा पूर्व पहले देखने के लिए मिला कि जब ये जो तुम्हारा ग्रीक का निवासी जो थेल्स था वो एम्बर नामक पदार्थ को लेकर वो क्या किया है, ऊन से रगड़ दिया उसको। जैसे ये मान लो मेरे पास ये एक पदार्थ है और मान लो कि यही पदार्थ जो है वो हमारा एम्बर नामक पदार्थ है और इस पदार्थ को हमने लेकर क्या किया है, ऊन से रगड़े, है ना। जैसे मान लो ये हमारा एक ऊन है, ठीक है ना। तो जब इस पदार्थ को इससे रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद जब इसको हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, कागज के छोटे टुकड़े के पास या मिट्टी के धूल कणों के पास लेके जाएंगे, तो होगा क्या कि वो अपनी ओर इसको आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है ना। तो ये उसे मिला देखने के लिए। अब आगे सुनिएगा, आगे क्या है, बोला एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है। एम्बर को हम लोग ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम कहते हैं। और इसी आधार पर हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन, और क्या है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आदि का नामकरण हुआ। तो जो एम्बर है, एम्बर को ग्रीक भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, तो एम्बर को हम लोग ग्रीक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रम, है ना। और इलेक्ट्रम के आधार पर ही हमने नामकरण किया इलेक्ट्रिसिटी का, हमने नामकरण किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हमने नामकरण किया इलेक्ट्रॉन का, हमने नामकरण किया किसका, बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो इन सारे का जो नामकरण हुआ वो किस आधार पर किया गया, तो वो आधार है तुम्हारा इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रम जो है वो कैसा है वर्ड, तो इलेक्ट्रम जो है वो एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, बोलो, ग्रीक शब्द है, ठीक है। चलिए, तो हमें यहां से एक पॉइंट यहां समझ में आया कि 600 ईसा पूर्व थेल्स नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को लेकर ऊन से जब रगड़ा और उस पदार्थ को जब कागज के छोटे टुकड़े के पास लेकर गया तो उसे अपनी ओर क्या किया, वो आकर्षित करने लगा, है ना। ये घटना उसे देखने के लिए मिला, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या बताया है कि एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, एम्बर को ग्रीक भाषा में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रम। और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सारे का जो नामकरण हुआ वो किस आधार पर हुआ, तो बोलेंगे हम वो आधार है तुम्हारा इलेक्ट्रम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और आगे ध्यान देना। इसी प्रकार कांच की छड़ को रेशम से, है ना, अगर आप कांच की छड़ को रेशम से और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, प्लास्टिक की छड़ को ऊन से, है ना, तो इनमें भी एम्बर की भांति गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे एम्बर नामक पदार्थ में गुण उत्पन्न हो गया था, वो गुण कौन था कि जब हम उसे रुई से, ऊन से रगड़े थे तो क्या किया था, किसी वस्तु को खींचने का उसमें गुण आ गया था। वही गुण हमें कहां देखने के लिए मिलता है, तो जब हम लोग कांच की छड़ को लेकर रेशम के से रगड़ेंगे, है ना, तो वहां पर भी हमें वही गुण देखने के लिए मिलेगा जो गुण हमें कहां मिला था, एम्बर में मिला था। उसी तरह से एबोनाइट की छड़ को अगर हम लोग बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो हमें वही गुण देखने के लिए मिलेगा जो हमें एम्बर नामक पदार्थ में मिला था। उसी तरह से प्लास्टिक की छड़ को कहां से रगड़ेंगे, बोलो, ऊन से, है ना। तो इनमें भी हमें एम्बर की भांति गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है।
ऐसी अवस्था में इन पदार्थों को आवेशित कहा जाता है ना। तो जब उसमें किसी वस्तु को खींचने का गुण आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि वो जो वस्तु है वो क्या हो गया बोलो, आवेशित हो गया, है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक रेशम का कपड़ा है। ये जो हमारे पास एक जो हैंकी है, रुमाल है ना, ये क्या है, एक रेशम का कपड़ा है। और आप मान लीजिए ये जो हमारा जो पेन है, ये हमारा जो पेन है वो कांच का पेन है। किसका पेन है बोलो, कांच का। जब इसको हम एक दूसरे से रगड़ेंगे तो क्या होगा, रगड़ने से क्या होगा कि इस कांच में एक गुण आ जाएगा। और वो गुण क्या आ जाएगा कि जब हम इसको कागज के छोटे टुकड़े के पास लेकर जाएंगे तो वो उसको अपनी ओर खींचने लगेगा। जब उसमें ये गुण आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वस्तु है वो क्या हो गया है बोलो, ये जो वस्तु है वो आवेशित हो गया है। क्या हो गया बोलो, ये जो वस्तु है वो आवेशित हो गया है। ये वस्तु जो है वो चार्ज्ड हो गया है ना। ये जो वस्तु है वो क्या हो गया बोलो, चार्ज्ड हो गया। ठीक है, आगे सुनना। पदार्थों में आवेश की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, उसे हम घर्षण वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये सारा जो कहानी था वो आवेश के बारे में था। किसके बारे में बोलो, आवेश के बारे में था कि आवेश को हम लोग किस तरह से ये आवेश वर्ड आया उसको हमने जानने का प्रयास किया। अब हम लोग जो जानेंगे वो आते हैं अपने सिलेबस पे, और अब हम लोग जो जानने वाले हैं वो है वैद्युत आवेश की परिभाषा। हमने अभी तक समझा कि आवेश क्या है, अब हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश की परिभाषा। अगर आपके एग्जाम में आता है वैद्युत आवेश की परिभाषा दें तो हम किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे अपने एग्जाम में। तो देखिए ध्यान से, बोला किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान देना यहां पे क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो वैद्युत आवेश कहलाता है। तो बोला है कि आवेश का वह गुण जिसके कारण उसमें कौन सा गुण उत्पन्न हो जाता है बोलो, उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, तो जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा, है ना, उस आवेश के कारण, या चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो अब ये जानो कि अगर किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, अगर मान लो कोई पदार्थ है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उसमें जो ये जो गुण आया है वो गुण जो है वो क्या कहलाता है बोलो, वो गुण कहलाता है हमारा वैद्युत आवेश, है ना। क्या बोला है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, तो जब हमारा जो आवेश है वो विरामावस्था में होगा, रेस्ट में होगा। जब हमारा आवेश किस में होगा बोलो, जब हमारा आवेश जो है वो विराम में होगा। तो जब आवेश विराम में होगा तो वो उसमें वो कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, तो वो गुण प्रदर्शित करेगा, मतलब कि उसके कारण जो आएगा वो क्या आएगा, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र आएगा। लेकिन जब हमारा चार्ज जो है वो क्या हो जाए, वो गति करने लगे, है ना, चार्ज मेरा अगर गति करने लगेगा तब उसमें कौन सा गुण आ जाएगा, तब उसमें जो गुण आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना कि विद्युत क्षेत्र तभी आएगा जब हमारा आवेश जो है वो रुका होगा, है ना, विराम अवस्था में होगा, तब वहां पे हमारा आता है विद्युत क्षेत्र। लेकिन जैसे ही हमारा आवेश चलने लगे, है ना, जैसे ही हमारा आवेश चलने लगेगा, गति करने लगेगा, तब उसमें कौन सा गुण आ जाएगा बोलो, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे विद्युत आवेश के बारे में। तो अभी तो हमने सिर्फ परिभाषा देखा है, और इसके जरा देखिए यहां पे एक पॉइंट हमने बताया है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर उपस्थित आवेश को धनावेश एवं रेशम कपड़े पर उपस्थित आवेश को ऋणावेश माना। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है वो जब हम लोग कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ते हैं तो हमें पता है कि उसमें आकर्षण, किसी वस्तु को खींचने का गुण आ जाता है।
है ना। तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो क्या कह दिए कि कांच की छड़ पर जो उपस्थित आवेश है उसको उन्होंने क्या मान लिया बोलो, उन्होंने मान लिया है कि वो जो आवेश है वो धन आवेश है। और जो तुम्हारा रेशम के कपड़े पे जो आवेश है उन्होंने क्या माना, उसको ऋण आवेश, है ना। तो उन्होंने मान लिया कि कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आ गया है, वो धन आवेश आ गया है, और रेशम के कपड़े पे कौन सा आवेश आ गया बोलो, ऋण आवेश आ गया है। तो इसी प्रकार हमें आवेश दो प्रकार का हमें मिल गया। और वो दो प्रकार का आवेश कौन है बोलो, वो दो प्रकार का आवेश है धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या है बोलो, ऋण आवेश। तो हमारा आवेश जो है वो कितने प्रकार का मिल गया बोलो, तो दो प्रकार का मिल गया, है ना। वो दो प्रकार क्या है, एक तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज और एक तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, है ना, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, अब आगे जरा ध्यान देना, ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है, समान अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। आपको हम इसे एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक परमाणु है, एक सोडियम का परमाणु है, हमारे पास एक परमाणु है किसका बोलो, सोडियम का। अब इस सोडियम के परमाणु के पैर के पास जो होता है वो परमाणु संख्या होता है, और इसके जो सिर के पास होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है ना। तो पैर के पास बोलेंगे तो पैर के पास इसका क्या होता है, तो परमाणु संख्या होता है, और परमाणु संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। और जो इसके सिर के पास होता है वो द्रव्यमान संख्या होता है, और द्रव्यमान संख्या को हम लोग डिनोट करते हैं किससे बोलो, ए से। तो हमारा परमाणु संख्या कितना है 11, और हमारा द्रव्यमान संख्या कितना है बोलो 23। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी परमाणु की अगर बात करेंगे तो परमाणु संख्या जो है हमारा जेड वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का। नंबर ऑफ किसका बोलो, प्रोटॉन का। तो जरा आप बताइए कि इसका परमाणु संख्या तो 11 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा बोलो, 11 ही होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें समान अवस्था का, समान अवस्था का मतलब होता है कि उस पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। तो जब किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होगा तो ये किसके बराबर हो जाता है बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। तो अगर हम लोग समान अवस्था की बात करेंगे तो किसी भी परमाणु को अगर देखें तो उसमें जितना होगा प्रोटॉन उतना ही क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन, है ना। और जितना होता है प्रोटॉन उतना ही होता है हम लोग इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है कि प्रोटॉन पे जो आवेश है वो कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन एक खास बात यह है कि दोनों का जो मान है, दोनों का जो परिमाण होता है वो समान होता है, दोनों का जो परिमाण है वो इक्वल होता है। मतलब इस पे 5 तो इस पे भी 5, लेकिन प्रोटॉन है तो +5 होगा और इलेक्ट्रॉन है तो -5 होगा। तो हमें पता है कि दोनों का जो आवेश का जो मान है वो तो सेम होता है। अब यहां से हमें ये पता लग गया कि दोनों का यहाँ पे संख्या भी सेम है, वो कितना है बोलो 11। तो अगर मान लो कि प्रोटॉन पे x है तो इलेक्ट्रॉन पे भी कितना होगा बोलो x होगा। तो जरा ये बताइए कि इसमें प्रोटॉन है कितना बोलो 11। तो प्रोटॉन अगर 11 है और एक प्रोटॉन का जो आवेश है वो x होता है, तो प्रोटॉन है इसलिए प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है तो बोलेंगे वो भी 11 है, और जितना प्रोटॉन का आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी होता है, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो माइनस में, तो ये माइनस में x हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस में 11x, और ये कितना हो गया बोलो, ये हो गया माइनस में 11x। अगर इन सारे को जोड़ दें हम तो देखो ध्यान से कि ये है तुम्हारा प्लस का 11x, ये है माइनस का 11x, तो दोनों कितना हो जाएगा बोलो 0। तो समान अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो किसके बराबर होता है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि परमाणु जो है हमारा वो विद्युत रूप से क्या है बोलो, उदासीन। तो जहां पर भी उदासीन मिले समझ जाइए कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या और
प्रोटॉन की संख्या दोनों ही क्या है, आपस में समान है, इसलिए परमाणु क्या है बोलो, उदासीन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और हमने पॉइंट बोला है कि परमाणु की विद्युत उदासीनता को समाप्त करके आवेशित कणों को, यहां पे लिखेंगे आवेशित कणों को उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए हम लोग देखो यहां पे बताया तुम्हें कि परमाणु की उदासीनता को हम लोग समाप्त करके उसको आवेशित कर सकते हैं। तो उसको आवेशित करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपको इलेक्ट्रॉन में कमी लाना होगा, देखो ध्यान से, या तो हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन में कमी लाना होगा, या तो हमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि लाना होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन में कमी लाएंगे या तो फिर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि लाएंगे। तो अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो भी वो परमाणु आवेशित हो जाता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगा तो भी वो परमाणु क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो गया, है ना। तो विद्युत उदासीनता को समाप्त करके हम लोग उसको आवेशित तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो एक ही तरीका है, या तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, या तो आप उसको इलेक्ट्रॉन को दे दो। ठीक है ना। चलिए अब आगे समझते हैं, हम लोग और चीज को समझेंगे आवेश के बारे में ही। चलिए, तो हम लोग अब जानने वाले हैं आवेश का मात्रक। क्या जानेंगे, आवेश का मात्रक। आप लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था आवेश का, आवेश का आपने एक सूत्र पढ़ा था, और वो सूत्र क्या था, Q इजकल टू आई टी, Q इजकल टू आई टी, है ना। Q क्या है, Q जो है वो आवेश को बता रहा है, और I जो है वो किसको बता रहा है, वो धारा को बता रहा है, और T किसको बता रहा है, वो समय को बता रहा है ना। तो हमारा जो आवेश है वो क्या है बोलो, आवेश इक्वल टू विद्युत धारा गुना समय, है ना। और बताइए कि विद्युत धारा को हम लोग किस में करते हैं मेजरमेंट, तो एम्पियर में। समय को किस में करते हैं, तो सेकंड में। तो क्या बन जाएगा, एम्पियर सेकंड। क्या बनेगा, एम्पियर सेकंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं कूलम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम बोलेंगे। तो आवेश का हमने यहाँ पे ऐसा ही मात्रक हमने जान लिया है, और वो क्या है बोलो, एम्पियर सेकंड है, या तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम। आवेश का एक और मात्रक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस। अगर हमें आवेश का सीजीएस पद्धति में अगर मात्रक पूछे तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे स्टैट कूलम। क्या बोलेंगे बोलो, हम बोलेंगे स्टैट कूलम, है ना। या हम बोलेंगे फ्रैंकलिन, या हम बोलेंगे स्टैट कूलम, या तो हम बोलेंगे फ्रैंकलिन। ठीक है ना। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर सेकेंड या कूलम, या सीजीएस पद्धति में अगर हमसे मात्रक पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, स्टैट कूलम बोलेंगे, या तो फिर हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकलिन बोलेंगे। ठीक है। चलिए और भी जानते हैं, एक कूलम इक्वल टू स्टैट कूलम। तो आपको यह बताना है कि एक कूलम का जो मान है, एक कूलम का जो मान है, एक कूलम का जो मान है वो कितने स्टैट कूलम के बराबर होता है, तो वो होता है 3 गुना 10 का पावर 9, वो होता है 3 गुना 10 का पावर 9। तो एक कूलम जो है वो 3 गुना 10 का पावर 9 स्टैट कूलम के क्या होता है बोलो, इक्वल होता है। तो एक कूलम बराबर कितना होगा बोलो, 3 गुना 10 का पावर 9। तो इसी तरह से हम और भी इसको पूछ सकते हैं ऐसे। आपको एक स्लाइड हम लेकर चलते हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे देखा क्या कि एक कूलम जो है हमारा वो 3 गुना 10 का पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। और स्टैट कूलम को किससे हम लोग करेंगे डिनोट, तो जैसे कूलम को सी से, उसी तरह से स्टैट कूलम को हम लोग करते हैं ESU से। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक कूलम का मान इतना है, तो हम इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि 3 गुना 10 का पावर 9 ESU का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा बोलो, एक कूलम के बराबर होगा। तो हम यहां से अगर 1 ESU का अगर मान पूछ ले, एक स्टैट कूलम का मान पूछ ले कूलम में, तो आप बोलिएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होगा। ठीक है।
तो जैसे एक कूलम का मान कितना होता है बोलो, तो एक कूलम का मान होता है 3 गुना 10 का पावर 9 ESU, है ना, स्टैट कूलम। या अगर एक स्टैट कूलम का मान पूछेगा तो 1/3 10 टू दी पावर 9, है ना। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 कूलम, है ना, 1/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 कूलम। तो आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, या तो आप से पूछ सकता है कि एक कूलम का मान स्टैट कूलम में कितना है, या तो फिर आपसे ये पूछ सकता है कि एक स्टैट कूलम का मान कूलम में कितना होता है। तो हम याद रखेंगे सिर्फ इसको कि एक कूलम बराबर 3 गुना 10 का पावर 9 ESU होता है, या तो फिर एक ESU का मान कितना होता है 1/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और आगे हमारा क्या था, आगे देखो हम लोग कहां थे, ये रहा। ठीक है, चलिए अब आगे हमने यहां पे देखेंगे कि और क्या है। बोला आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, अगर हमसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछ दिया जाए कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है फैराडे। वो क्या होता है बोलो, वो होता है फैराडे, है ना। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक तो फैराडे होता है। और एक फैराडे का वैल्यू कितना होता है, तो हम बताएंगे कि एक फैराडे का जो वैल्यू है वो होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे का वैल्यू कितना होता है बोलो, 96,500 कूलम, है ना। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो फैराडे होता है ना। तो आवेश का हमने कई मात्रक बताया है, तो आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आवेश का एसआई मात्रक तो हम बोलेंगे एम्पियर सेकेंड या तो फिर कूलम बोलेंगे। आवेश का सीजीएस मात्रक बोलेगा तो हम बोलेंगे स्टैट कूलम या तो फिर फ्रैंकलिन। ठीक है ना, चलिए उसी तरह से एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है, 3 गुना 10 का पावर 9। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, फैराडे होता है। और एक फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 कूलम। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। और आगे क्या है, अब ये देखो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का एक और मात्रक हमें मिला और वो क्या है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, है ना। और इसी को शॉर्ट में बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, है ना, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये क्या होता है बोलो, एब कूलम। ये क्या होता है बोलो, ये होता है हमारा एब कूलम। तो याद रखना कि आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, तो आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब कूलम। ठीक है, चलिए तो एक कूलम में कितना एब कूलम होता है, तो बोलेंगे 10 एब कूलम के बराबर होता है। एक कूलम में कितना एब कूलम, तो एक कूलम में हमारा होता है 10 एब कूलम के बराबर। तो हमने अभी क्या देखा है, हमने एक पॉइंट अभी देखा है कि एक कूलम का जो मान था वो 3 गुना 10 का पावर 9 ESU के बराबर था, है ना। एक कूलम जो है वो 3 गुना 10 का पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको बोलते हैं स्टैट कूलम के बराबर था। चलो ठीक है, और अभी हमने क्या देखा है कि एक कूलम जो है हमारा वो होता है 10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, अगर आप इन दोनों को मिला दीजिएगा, तो अगर आप इन दोनों को मिलाइएगा तो इन दोनों को मिलाने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों को मिलाने से हमें एक नया सा मिलेगा वैल्यू। अभी ऐसा कर लिख सकते हैं हम कि एक कूलम इक्वल टू, ये तीनों ही बराबर है ना, ये एक कूलम जो है वो इसके बराबर है, यही एक कूलम जो है इसके बराबर है। इसका मतलब है कि ये तीनों ही आपस में क्या है बोलो, ये तीनों ही आपस में समान है। तो एक कूलम बराबर कितना लिखेंगे बोलो, 3 गुना 10 का पावर 9 ESU इक्वल टू 10 EMU। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, यहां से आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, है ना। ये सब इसी में आ गया कि एक कूलम इक्वल टू कितना स्टैट कूलम, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे 3 गुना 10 का पावर 9 ESU। और कितना एब कूलम, तो बोलेंगे 10 एब कूलम के बराबर होता है, मतलब कि 10 EMU के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अन्य मात्रक भी होता है आवेश का,
ठीक है। तो सबसे पहला है माइक्रो, है ना। तो माइक्रो को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, माइक्रो, ये है माइक्रो। तो आप बताओ कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। तो माइक्रो होता है 10 टू दी पावर माइनस का 6। माइक्रो मतलब होता है 10 टू दी पावर माइनस का 6। तो हो जाएगा ये 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम। तो एक माइक्रो कूलम का मतलब कितना होता है, 10 टू दी पावर माइनस का 6 कूलम। अब यहां पे हमें क्या मिल रहा है, बोलो मिली मिला ना। तो एक मिली कूलम का मान हमसे पूछा है ना। अच्छा मिली मिला है, तो यहाँ पे पी हो एम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, mc हो जाएगा, मिली कुलम। तो मिली जो है वो कहाँ आता है बोलो, मिली का मतलब होता है 10 का पावर माइनस का 3, है ना। तो हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 3 कुलम। अच्छा उसी तरह से क्या है बोलो, एक नैनो, नैनो मिला तो नैनो मिला तो आप बोलेंगे 10 का पावर माइनस का 9 कुलम, है ना। उसी तरह से अगर आपको पिको मिलेगा तो आप बताइएगा 10 का पावर माइनस का 12 कुलम। तो आपको याद रखना है कि एक माइक्रो कुलम में कितना कुलम होता है, तो हम बोलेंगे कि वो होता है 10 का पावर माइनस का 6 कुलम। एक मिली कुलम में कितना होता है, तो मिली मिला तो 10 का पावर माइनस 3, नैनो मिला 10 का पावर माइनस 9 और पिको मिला 10 का पावर माइनस का 12, है ना। तो सबसे ज्यादा इसमें से कौन यूज होता है, तो सबसे ज्यादा इसमें से यूज होता है वो है हमारा माइक्रो। जितना भी सवाल है आप ध्यान देना, उसमें आपको आवेश का जो मान है वो माइक्रो कूलम में दिया जाएगा, है ना। तो आपको इसको तो कंफर्म है कि याद रखना है कि एक माइक्रो कूलम का जो वैल्यू है, जो मान है वो कितना होता है, वो होता है 10 का पावर माइनस 6 कूलम के बराबर। ठीक है। तो हमने आवेश का कई सारा मात्रक सीखा। तो आवेश का एसआई मात्रक हमने क्या जाना कि आवेश का एसआई मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड, या तो उसको बोलते हैं हम लोग कूलम बोलते हैं। आवेश का हमने सीजीएस मात्रक भी देखा, स्टैट कूलम, या तो फिर हम उसे क्या बोलेंगे, फ्रैंकलिन बोलेंगे। अच्छा हमने आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी देखा, वो क्या होता है, फैराडे होता है। और हमने आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक भी देखा, वो क्या होता है, एब कूलम, जिसको बोलते हैं EMU। और इस तरह से हमने आवेश का अन्य मात्रक भी देखा, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, है ना, और भी हो सकता है। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम लोग जानेंगे आवेश की बीमा, जानने का प्रयास करेंगे कि आवेश का जो है बीमा वो क्या होता है। तो आप जानो कि किसी का भी अगर आपसे पूछा जाए बीमा, किसी का भी पूछा जाए आपसे बीमा कि क्या होगा, तो उसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको उस फार्मूले का, है ना, जिसका भी बीमा निकालना है उसका आपको फार्मूला आना चाहिए। तो हमने तो फार्मूला अभी बताया, वो फार्मूला क्या था, आवेश का फार्मूला Q बराबर IT। Q बराबर हमें फार्मूला पता लगा IT। अब हमें निकालना है बीमा। ध्यान देना कैसे निकालते हैं बीमा, सबसे आसान तरीका है, आपको ऐसे इसको पहले लिख देना है, जिसका भी बीमा निकालना है उसको आपको इस तरह से लिखना है। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें निकालना है I। बताओ कि I क्या है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का जो बीमा होता है वो I ही होता है। तो I हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, I हो जाएगा। अब ये टाइम है ना, तो टाइम का जो बीमा होता है वो कैपिटल में T होता है। तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, ये हो जाएगा तुम्हारा IT, है ना। तो आवेश का बीमा क्या हो गया बोलो, I और T। ठीक है। लेकिन जो बीमा हम लोग लिखते हैं वो ML और T के टर्म में लिखते हैं, है ना। मतलब उसमें ML T तो आना ही चाहिए। तो देख रहे हैं कि हमें T तो मिला लेकिन M तो है नहीं, L तो है नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि M और L दोनों को यहाँ पे लाना होगा। तो जब लाइएगा तो एक काम कर लो कि आप उसका पावर को ही कर लो 0। जैसे ही उसका पावर कर दीजिएगा 0 तो वैल्यू बन जाएगा 1, और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप M नहीं था तो M का पावर 0 कर लेंगे, और L नहीं था तो L का पावर भी हम 0 कर देंगे, और T तो है, तो T है तो हम लोग यहाँ पे T लिखेंगे। अच्छा I भी है तो हम यहाँ पे I लिखेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया बीमा, और वो बीमा क्या है बोलो, M0 L0 T1, है ना, लिख सकते हो T1 और I1। ठीक है। चलो या तो फिर सिंपल क्या याद रखेंगे बोलो, IT।
अब बात ये रहा कि सर आवेश कैसा राशि होता है, तो याद रखिए कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। कैसा राशि है बोलो? अदिश राशि है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि केवल इसका परिमाण होगा, केवल इसका परिमाण होगा, है ना। आवेश अगर अदिश राशि है तो उसका केवल क्या होगा? तो उसका केवल परिमाण होगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो हमने जाना यहां तक कि आवेश क्या होता है, आवेश का परिभाषा क्या है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है ना, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश किस तरह का राशि है, इन सारे पॉइंट पे हमने डिस्कशन किया आपके सामने। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे हमें क्या मिलता है, और आगे हम जानने का प्रयास करेंगे आवेश का गुणधर्म, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो अब हम लोग जानेंगे कि आवेश का गुण क्या है ना, आवेश का प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हमारा नंबर है, और सबसे पहला नंबर में क्या आता है? विद्युत आवेशों का योज्यता का गुणधर्म। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे विद्युत आवेशों का योज्यता का गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि क्या होता है। तो बोला है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश जो है वो कैसा राशि होता है बोलो? आवेश एक अदिश राशि होता है। इसीलिए इसीलिए किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है ना। तो विद्युत आवेशों का योज्यता गुणधर्म आपको क्या बताता है? तो ये गुणधर्म हमें ये बता रहा है कि आवेश जो है वो कैसा राशि होता है। तो बोलेंगे कि आवेश जो है सर वो होता है अदिश राशि। इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी निकाय या किसी भी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो अलग अलग आवेशों का बीज गणितीय योग के बराबर होता है। और इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी गुण को बोलते हैं विद्युत आवेशों का योज्यता गुणधर्म, है ना। चलिए आगे क्या बताया हमें? यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है तो वस्तु उदासीन कहलाएगी, है ना। तो अगर किसी वस्तु पे कुल आवेश शून्य है तो वस्तु क्या कहलाएगी? उदासीन कहलाएगी। और कुल आवेश शून्य का मतलब क्या होता है कि उसमें जितना धनावेश होगा उतना ही उस पर ऋण आवेश होगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो परमाणु कैसा है बोलो? वो परमाणु या वो वस्तु जो है वो कैसा है बोलो? वो उदासीन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला गुण हमें क्या मिला? तो फर्स्ट हमें गुण मिल गया विद्युत आवेशों का योज्यता गुणधर्म, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट गुण की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट गुण हमारा क्या है, जरा ध्यान देना यहां पे। अच्छा इसी को और समझते हैं पहले। बोला यदि किसी निकाय में n आवेश है, अब वो n आवेश क्या है? Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट Qn है। तो हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के पास जो है वो कितना आवेश है? उस सिस्टम के पास हमारे पास n आवेश है। अब वो n आवेश कौन कौन है? तो वो जो n आवेश है वो है Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट Qn है। तो निकाय का कुल आवेश कितना होगा? तो आपको अभी हमने बताया कि निकाय का जो कुल आवेश होता है वो अलग अलग आवेशों का बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि यहां पे जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? तो बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट प्लस में Qn, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल समझा देते हैं। यदि किसी निकाय में हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में हमारे पास आवेश है, चलो हमने बता दिया कि यहां पे हमारे पास है प्लस का 1 कूलम। 1 मिनट पेन चेंज कर लो। तो यहां पे हमारे पास जो आवेश है वो है प्लस का 1 कूलम, यहां पे जो आवेश है प्लस का 2 कूलम, यहां पे जो आवेश है वो है माइनस का 3 कूलम, यहां पे आवेश जो है प्लस का 4 कूलम, और इस पॉइंट पे आवेश जो है वो प्लस का माइनस का 5 कूलम। तो हमारे पास ये सिस्टम है और सिस्टम के पास ये 5 आवेश है, +1 +2 -3 +4 और माइनस का 5। तो हमें इस सिस्टम का क्या चाहिए? हमें इस निकाय का चाहिए कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालेंगे? तीन सारे का बीज गणितीय योग।
और बीजगणितीय योग तो आपको पता है कि एक तरह का साइन होता है तो जुड़ जाता है और दो तरह का साइन होता है तो घटता है। तो जरा ध्यान देना, यहां पे हम क्या लिखेंगे तो हमारा कुल आवेश कितना आ जाएगा। तो अगर हम कुल आवेश निकालेंगे तो कुल आवेश हमारा आ जाएगा प्लस का 1 कूलम। कुल आवेश आ जाएगा हमारा प्लस का 1 कूलम। दूसरा कितना है प्लस का 2 कूलम। तीसरा कितना है माइनस का 3 कूलम। चौथा कितना है प्लस का 4 कूलम और पांचवा कितना है माइनस का 5 कूलम। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। आप बताओ कि प्लस में कौन है, तो एक यहां पे है, ये 2 प्लस में है और 4 प्लस में है, तो 2 और 1 3 और 3 और 4 7, तो ये आ गया हमारा प्लस में 7 कूलम, ठीक है ना। माइनस में कौन है, एक ये है और एक ये है, माइनस का 3 माइनस 5 कितना होता है बोलो, ये होता है माइनस का 8 कूलम, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ प्लस और यहाँ पे क्या है बोलो माइनस है, दो तरह का साइन है ना। अब घटा दो तो माइनस का 1 कूलम है ना। तो इस निकाय पर कुल आवेश कितना है, तो बोलेंगे इस निकाय पे सर कुल आवेश जो है वो माइनस का 1 कूलम है। कितना कूलम है बोलो, इस पे जो है कुल आवेश जो है वो माइनस का 1 कूलम है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको किसी भी निकाय का कुल आवेश निकालना है तो हम क्या करेंगे, वो सारे आवेश को जोड़ देंगे। किस नियम के अनुसार, तो बोलेंगे बीजगणितीय योग के नियम के अनुसार उन सारे आवेश को जोड़ दीजिए। और बीजगणितीय योग का नियम हमें क्या बताता है कि अगर एक तरह का साइन है तो आप उसे जोड़ दो और दो तरह का साइन है तो उसे घटा दो। तो जितना भी प्लस था हमने उसे जोड़ दिया और जितना भी माइनस था उसे हम जोड़ दिए और बाकी में फाइनल हमने उसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट गुण की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट गुण हमारा क्या है, वैद्युत आवेश संरक्षित है ना। ये दूसरा है, ये तीसरा नहीं, आप इसे दूसरा बना लो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा दूसरा गुण है और दूसरा गुण हमारा है वैद्युत आवेश संरक्षित, है ना। चलिए, ये क्या हमें समझाना चाहता है कि वैद्युत आवेश संरक्षित का मतलब क्या होता है। तो हमने यहां पे बताया आपको कि किसी विलगित निकाय, यहां पे हमने बोला है विलगित निकाय, तो यहां पे एक वर्ड आ गया तुम्हारा विलगित निकाय। तो ये विलगित निकाय का मतलब क्या होता है, तो आप एक ऐसा समझो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ना किसी से पैसा लेता है और ना किसी को पैसा देता है। तो आप हमें ये बताओ कि वो कैसा व्यक्ति है, तो बोलेंगे कि सर वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है विलगित व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है, विलगित व्यक्ति। तो विलगित का मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति है ना जो ना किसी से ले और ना किसी को वो कुछ दे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलगित बोलते, ठीक है। चलो, तो उसी तरह से हमारा एक निकाय है, सिस्टम है। तो बोला किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है ना। आवेश संरक्षण के नियम अनुसार, तो हमने यहां पे समझ में आ दिया कि आवेश संरक्षित का मतलब क्या हो गया है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। अब इसको और ढंग से क्या समझेंगे, बोला आवेश संरक्षण के नियम अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करेंगे। क्या करेंगे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करेंगे। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु या निकाय पे आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हम सिर्फ एक स्थान से या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं, है ना। और इसी को बोलते हैं हम लोग वैद्युत आवेश संरक्षण, या बोल सकते हो आवेश संरक्षण, है ना। ये 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में सवाल भी आता है कि आवेश संरक्षण क्या है ना, या आवेश संरक्षण का नियम लिखे। तो हम यही लिखेंगे कि सबसे पहले बताएंगे किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है ना। और एक क्या समझाएंगे कि किसी वस्तु, है ना, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है और इसी को बोलते हैं हम लोग वैद्युत आवेश संरक्षण, है ना। चलिए अब इसको और समझाते हैं आपको एग्जाम्पल से, जरा ध्यान देना कि क्या समझेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक ग्लास है, आपके पास एक ग्लास है
ठीक है ना। आपके पास एक ग्लास है और आपके पास एक क्लॉथ है, कपड़ा, ठीक है। तो एक ग्लास था, एक कपड़ा था। ग्लास का मतलब कांच। तो आपके पास एक कांच है, कांच का टुकड़ा ले लो, है ना, कुछ भी। तो आप, मेरे पास क्या है, एक कांच है और एक क्या है बोलो, कपड़ा है। और वो कपड़ा कौन सा, रेशम का ही लेना होता है हमें। तो अब क्या करना है कि इससे बताइए कि शुरुआत में आवेश कितना था, बोलो 0, है ना। अब इसे कुछ किए ही नहीं। इसमें शुरुआत में आवेश कितना था, बोलेंगे इसमें भी शुरुआत में आवेश सर 0 था। कितना था बोलो, 0 था। आप बताइए कि इन दोनों पे कुल आवेश कितना है, कुल आवेश, कुल टोटल, टोटल कितना है, तो बोलेंगे 0 है, यहां भी 0 है, टोटल भी 0 है। तो हमने ये बता दिया कि अगर हमने इसको, इन दोनों को, अगर इन दोनों को एक सिस्टम बना ले, निकाय मान ले, है ना, तो यहां देख रहे हैं कि कुल आवेश कितना है, बोलो 0, है ना। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे से रगड़े हैं, है ना। जब इन दोनों को एक दूसरे से रगड़िएगा तो क्या होगा, तो रगड़ने से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे पे जंप कर जाते हैं, है ना। तो मान लो कि हम जब रगड़ दें दोनों को, तो रगड़ने से मान लो कि जो हमारा ग्लास है ना, वो ग्लास पे मान लो हमारा आवेश आ गया प्लस का 5 कूलम। ग्लास पे हमारा जो आवेश आ गया, मान लिया हमने कितना आ गया बोलो, माइनस का 5 प्लस का 5 कूलम। और जो हमारा कपड़ा था ना, ये कपड़ा था, ये जो कपड़ा था इस पे आवेश आ गया माइनस का 5 कूलम। जब हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ में रगड़े तो इस पे कितना आ गया बोलो, प्लस का 5 कूलम, है ना। और इसमें कितना आ गया बोलो, माइनस का 5 कूलम, ठीक है। अब हम यहां भी देखेंगे कि कुल आवेश यहां पे कितना होता है। तो यहां पे कुल आवेश निकालिएगा तो प्लस का 5 कूलम हो जाएगा और माइनस का 5 कूलम हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बोलो, तो टोटल जो है हमारा मान जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप देखो कि पहले आपके पास आवेश कितना था, 0 था, है ना। अभी आपके पास आवेश कितना था, तो वो भी 0 है। तो हमने क्या किया है, क्या हमने आवेश को उत्पन्न कर सके, हमने तो आवेश को उत्पन्न नहीं किया। हमारा पहले भी 0 था, अभी भी क्या है, 0 था, है ना। तो यही है हमारा आवेश संरक्षण, है ना। क्या है ये, आवेश संरक्षण, या बोल सकते हैं विद्युत आवेश संरक्षण, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, अगला क्या है बोलो। अगला हमें ये बता रहा है गुण क्या है, तीसरा, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, है ना। तो तीसरा गुण हमारे पास क्या है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है ना। तो जरा ध्यान देना, आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानो कि आवेश के क्वांटमीकरण का अर्थ क्या होता है। तो ये बताया है किसी वस्तु पर उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज होता है, गुणज के रूप में विद्यमान रहता है। उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटम कहा जाता, क्वांटा कहा जाता है। और आवेश का क्वांटा जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को समझिए कि आवेश क्वांटमीकरण का क्या अर्थ है। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी वस्तु पे जो कुल आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि का पूर्ण गुणज होता है। अब न्यूनतम निश्चित राशि का पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है, या तो उसका वो 1 गुना होगा, या तो उसका वो 2 गुना होगा, या तो उसका ये 3 गुना होगा, या तो उसका 100 गुना होगा। मतलब कभी भी वो 1/2 गुना नहीं मिलेगा आपको, 3/2 गुना नहीं मिलेगा, 4/2 गुना नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो वो पूर्ण गुणज के रूप में मिलेगा, है ना। ये होता है। अब जरा इसे और सरल समझो। जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक वस्तु है, तो इस वस्तु पे आवेश जो है हमारा, इस वस्तु पे जो हमारा आवेश है वो क्या क्या हो सकता है। तो इस वस्तु पे जो आवेश है, मान लो कि वो न्यूनतम निश्चित राशि जो है वो है हमारा ई। कितना है बोलो, ई है। तो ई का पूर्ण गुणज का मतलब या तो है वो ई का 1 गुना हो, या तो वो ई का 2 गुना हो, या तो वो ई का 3 गुना हो, या तो फिर वो ई का n गुना।
इसका कहने का मतलब ये हो गया, मतलब कि कभी भी इलेक्ट्रॉन यह ना ई का 1/2 गुना नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का 3/2 गुना नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण गुणज नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। और हमें क्या बताया है कि किसी वस्तु पर जो उपस्थित जो कुल आवेश है वो एक निश्चित न्यूनतम निश्चित राशि का पूर्ण गुणज होता है। और वो न्यूनतम निश्चित राशि हमने किसको मान लिया, बोलो ई को मान लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को माना है। तो ये ई का 1 गुना होगा, ई का 2 गुना होगा, ई का 3 गुना होगा, या ई का n गुना होगा। ठीक है ना, चलिए आगे समझते हैं। तो न्यूनतम निश्चित राशि आवेश को, आवेश का हम लोग क्या कहते हैं, बोलो क्वांटा कहते हैं ना। तो जो न्यूनतम निश्चित राशि जो है आवेश को हम लोग क्या बोलती हैं, क्वांटा बोलती है ना। और आवेश का जो क्वांटा है, आवेश का जो क्वांटा है वो किसके बराबर होता है, बोलो वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो हमने जो न्यूनतम निश्चित राशि है ना उसको हमने क्या माना है, क्वांटा। और वो क्वांटा बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसका मतलब है कि वो न्यूनतम निश्चित राशि जो है वो कौन है, बोलो वो एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो गया किसी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ई का 1 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना या तो फिर n गुना होगा। मतलब कभी भी 1/2 गुना नहीं मिलेगा, 3/2 गुना ना मिलेगा, है ना, 4/2 गुना नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग और आगे जानते हैं। तो आवेश का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने जान रखा है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश कितना होगा, तो हमने यहां पे लिखा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, है ना। तो यहां से तो हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, n गुना। अब बात रही है प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, तो अगर आप किसी वस्तु से मान लो इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। अब इलेक्ट्रॉन इस पे दे दीजिएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा। तो जैसे मान लो कि यहां पे एक वस्तु है, यहां पे अगर मान लो इससे हमने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो कौन सा आवेश आता है इस पे आता है पॉजिटिव। कौन सा आवेश आएगा, बोलो इस पे पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव में भी कितना आएगा, तो बोले हमने 1 इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो प्लस में हो जाएगा E इंटू 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो हो जाएगा तुम्हारा प्लस में A इंटू 2। अगर आप n इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो हो जाएगा प्लस में n इंटू E, है ना। अब उसी तरह से अगर मान लो आप इस पे इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, बोलो तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, तो वो आएगा माइनस में A इंटू 1। अगर 2 देंगे तो वो आएगा माइनस में A इंटू 2। अगर n देंगे तो वो आएगा माइनस में A इंटू n, है ना। तो अगर हम किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा प्लस में n इंटू ई। अगर हम उस पर किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा तुम्हारा माइनस में n इंटू ई। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, मिलाएंगे तो आएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। अब यहाँ पे n क्या है, तो n जो है वो पूर्णांक संख्या है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए एक और हमने यहाँ पे पॉइंट आपको बताया है कि सर्वप्रथम 1912 में मिलिकन ने अपने तेल बिंदु प्रयोग से आवेश क्वांटमीकरण की व्याख्या की। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आवेश का जो क्वांटमीकरण है उसकी व्याख्या कब किया गया, तो हम बोलेंगे उसकी व्याख्या 1912 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो हम बोलेंगे मिलिकन, है ना। किसके द्वारा, बोलो मिलिकन ने। और किस प्रयोग से किया गया, तो हम बोलेंगे तेल बिंदु प्रयोग, है ना। तो यहां से 3 सवाल आपका बनता है कि आवेश का क्वांटमीकरण कब दिया गया, है ना, तो बोलेंगे 1912 में। किसके द्वारा, तो बोलेंगे मिलिकन के द्वारा। किस प्रयोग के द्वारा, तो याद रखना है तेल बिंदु
प्रयोग के द्वारा, है ना। तो ये 3 पॉइंट हमसे 3 ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आपको बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण आपको क्लियर समझ में आ गया ना। ये है क्या, किसी वस्तु पे जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, है ना। या तो 1 गुना होगा, या तो 2 गुना होगा, या तो 3 गुना होगा। अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो उसमें प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो उसपे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलिए और हम लोग क्या समझते हैं, और समझते हैं इसमें और क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा इसमें तो नहीं है बस। तो आज हम लोगों ने यहीं तक देखे हैं। तो हमने विद्युत आवेश का, है ना, हमने विद्युत आवेश का 3 गुण देखा, है ना। विद्युत आवेश का हमने 3 गुण देखा है। तो 3 गुण देखा। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा यहां से हम लोग इसको कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाएंगे, है ना। तो हमारा पर डे शाम 7 बजे, है ना, पर डे हमारा शाम 7 बजे आपके पास एक फिजिक्स का वीडियो आपके पास एक अवेलेबल हो जाएगा। तो आप प्रत्येक 7 बजे शाम को तैयार रहिए, है ना, क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने के लिए। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि अभी जो हम आपके साथ रिकॉर्डेड है ना, वो जल्द ही आपके साथ हम लाइव जुड़ जाएंगे। और लाइव जब जुड़ जाएंगे तो हम लोगों को पढ़ने में और मज़ा आने लगेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजिए, है ना। और एक बात और ध्यान दो कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ाया उसको आपको घर जाकर आराम से नोट करना है। और कहाँ से नोट करेंगे सर, ये सवाल आता है। तो आपको ये सारा जो नोट्स है, हम आपको एक टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाइए, है ना, और लिंक से आप डायरेक्ट टच कीजिएगा तो चले जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे। और वहाँ पे आपको इस चैप्टर का आपको फुल डिटेल नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप मान लो कि क्लास के साथ साथ उसको नोट नहीं कर पाते हैं तो आप जाके क्लास के बाद भी उसको पूरी तरह से नोट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके। आप वहां से टोटल नोट्स अपने से खुद से तैयार कीजिए, क्योंकि खुद से बनाया हुआ नोट्स जो है वो आपको काफ़ी मदद करेगा, अभी नहीं एग्जाम के समय, है ना। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।